हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे कार्यस्थल पर संचार अर्थात वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे कार्यस्थल पर संचार। तो कार्यस्थल पर संचार की बात करें तो ये हमारे कर्मचारियों, प्रबंधक और सहकर्मियों के बीच सूचना, विचारों और प्रतिक्रिया के आदान प्रदान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। जो कार्यस्थल पर संचार होता है, ये क्या होता है? हमारे कर्मचारियों, प्रबंधन और सहकर्मियों के बीच में सूचना, विचारों और प्रतिक्रिया के आदान प्रदान की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। किसी भी संगठन की सफलता, उत्पादकता और सकारात्मक माहौल क्या किसी भी संगठन की सफलता, उत्पादकता और सकारात्मक माहौल के लिए प्रभावी संचार को एक बहुत ही मजबूत स्तंभ माना जाता है। मतलब सबसे जरूरी क्या होता है? हमारे प्रभावी संचार। अब हम देखेंगे संचार के प्रकार। संचार किस प्रकार से किया जा सकता है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कार्यस्थल पर मुख्य रूप से 5 प्रकार से संवाद स्थापित किया जा सकता है। जैसे मौखिक रूप से वर्बल, मतलब बैठकों मतलब मीटिंग्स में आमने सामने की बातचीत करके फोन कॉल के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना हमारे मौखिक संचार कहलाता है। गैर मौखिक संचार की बात करते हैं नॉन वर्बल की। तो शारीरिक भाषा जो बॉडी लैंग्वेज होती है, चेहरे के हाव भाव, आंखों के संपर्क मतलब आई कांटेक्ट का सही उचित उपयोग करके हम संचार स्थापित कर सकते हैं गैर मौखिक। लिखित की बात करें रिटर्न की तो ईमेल, आधिकारिक रिपोर्ट, व्यावसायिक संदेश जैसे हमारे चैट्स होते हैं और हमारे जो ज्ञापन होते हैं मीमोज, इनका पेशेवर तरीके से उपयोग करके भी हम संचार स्थापित कर सकते हैं। कैसे? लिखित रूप में। श्रवण की बात करें लिसनिंग की तो संचार केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की बातों को पूरे ध्यान से और सक्रिय रूप से सुनना भी इसका एक अहम हिस्सा होता है। ऐसा नहीं केवल हम ही कह रहे हैं, सामने वाला सुन ही नहीं रहा। तो ऐसा होता है, श्रवण भी इसका हिस्सा माना जाता है। संचार केवल बोलने तक सीमित नहीं होता, बल्कि दूसरों की बातों को पूरे ध्यान से और सक्रिय रूप से सुनना भी इसका अहम हिस्सा होता है। दृश्य या विजुअल की बात करें तो ग्राफ प्रस्तुतियों जो हमारे प्रेजेंटेशन होती है और चार्ट के माध्यम से ग्राफ प्रस्तुतियों और चार्ट के माध्यम से जटिल डेटा या रणनीतियों को आसानी से समझना। तो इस तरह हमने देखा कुछ पॉइंट्स किसके संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार में बात करें तो संचार किन किन माध्यम से हो सकता है? मौखिक हो सकता है, गैर मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, श्रवण और दृश्य रूप में या विजुअल के रूप में भी हो सकता है। अब 2 लोगों के बीच में एक प्रभावी संचार हो, तो प्रभावी संचार होने से क्या-क्या लाभ होते हैं, क्या-क्या बेनिफिट होते हैं? तो सही और स्पष्ट तरीके से संचार होने से कार्यस्थल पर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जैसे हमारी उत्पादकता में वृद्धि। तो कार्यों, डेडलाइन और लक्ष्य की स्पष्टता होने से या कार्य की डेडलाइन और स्पष्ट लक्ष्यों की स्पष्टता होने से काम तेजी से और बिना किसी त्रुटि के पूरा होता है। तो पहला फायदा होता है हमारे प्रभावी संचार का। दूसरे फायदे की बात करें तो विश्वास का निर्माण करना, मतलब पारदर्शी बातचीत से कर्मचारियों और लीडरशिप मतलब प्रबंधन के बीच आपसी भरोसा और सम्मान बढ़ता है। या पारदर्शी बातचीत से क्या होता है? कर्मचारियों और लीडरशिप मतलब प्रबंधन के बीच आपसी भरोसा और सम्मान बढ़ता है। फिर विवादों के कमी की बात करें तो स्पष्ट संचार से क्या गलतफहमियां दूर होती है, जिससे आपसी टकराव, राजनीति और तनाव की संभावना घट जाती है। जिससे क्या होता है? आपसी टकराव, राजनीति और तनाव की संभावना घट जाती है। बात करें हमारे कर्मचारियों का बेहतर मनोबल, ये हम लाभ देख रहे हैं, फायदे देख रहे हैं प्रभावी संचार के। तो कर्मचारी का बेहतर मनोबल की बात करें तो जब कर्मचारी के विचारों और सुझावों को ध्यान से सुना और सराहा जाता है, क्या होता है? जब कर्मचारी के विचारों और सुझावों को ध्यान से सुना जाता है और सराहा जाता है, तो उनका संगठन और कार्य के प्रति उत्साह और जुड़ाव बढ़ता है। तो हमने कुछ फायदा देखा हमारे प्रभावी संचार के। अब बात करेंगे प्रसंचार के कौन-कौन से मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करें। तो कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस पर सूचनाओं का सही और प्रभावी आदान-प्रदान किसी भी संस्था की सफलता का आधार होता है। कि कार्यस्थल पर सूचनाओं का सही और प्रभावी आदान-प्रदान होता है, ये क्या होता है? किसी भी संस्था की सफलता का आधार होता है। और इसे गहराई से समझने और संचार की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या इसे गहराई से समझने और संचार की बाधाओं को दूर करने के लिए संचार मॉडल मतलब कम्युनिकेशन मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे हमारे कौन-कौन से संचार मॉडल होते हैं। पहला संचार मॉडल आता है हमारे रेखीय मॉडल। कौन सा मॉडल है? रेखीय मॉडल, जिसे अंग्रेजी में लीनियर मॉडल कहते हैं। यही तो इस प्रकार का संचार क्या होता है? वन वे होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। रेखिक मॉडल की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मॉडल भी कहते हैं। और ये हमारे क्या होता है? वन वे होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी और एक तरफा तरीका होता है। इसमें सूचना केवल ऊपर से नीचे की तरफ या एक ही दिशा में बहती है। इसका मतलब उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न कर्मचारी को से संचार किया जाता है, मतलब आदेश क्या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। और ये हमारे सबसे बुनियादी और एक तरफा तरीका होता है।
जिसमें हमारी एक सूचना क्या है ऊपर से नीचे की तरफ मतलब टॉप टू बॉटम या एक ही दिशा में बहती है। प्रक्रिया की बात करें तो प्रेषण मतलब सेंडर संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता उसे केवल पढ़ता है या सुनता है। इसमें फीडबैक की कोई व्यवस्था नहीं होती कि वह उलट के जो हमारे फीडबैक नहीं दे सकता, केवल संदेश प्राप्त हो गया और बात वहीं खत्म। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो कंपनी के सीईओ के द्वारा भेजा गया कोई ईमेल, मास ईमेल है जो सभी को भेजा गया है उसकी बात करें। नोटिस बोर्ड पर लगा कोई परिपत्र है, सर्कुलर है, या टाउन हॉल की मीटिंग में दिया गया कोई एक तरफा भाषण है, तो ये सब हमारे रैखिक मॉडल के अंदर गिने जाएंगे। और ये क्या होता है, वन वे। बात करें जो हमारा वन वे या लीनियर मॉडल है, रैखिक मॉडल है, तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी कहाँ होता है? तो संकट प्रबंधन के समय मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट के समय ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो आपातकालीन स्थिति में बिना समय बर्बाद किए तत्काल निर्देश जारी करने की जरूरत पड़ती है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ प्रभावी होता है। फिर आधिकारिक घोषणाओं की बात करें तो कंपनी की नई नीतियों, नियमों या फिर छुट्टियों की जानकारी, ये कंपनी की नई नीतियों, नियमों और छुट्टियों की जानकारी एक साथ यदि सभी को भेजना हो तो वहां ये सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। बात करें व्यापक पहुंच की, तो बड़े संगठनों में एक समय में हजारों कर्मचारियों तक या बड़े संगठनों में एक ही समय में हजारों कर्मचारियों तक कोई सामान्य सूचना पहुंचाने के लिए ये सबसे बेहतरीन है ये तरीका लीनियर मॉडल। बात करें इसकी कमियां और सीमाओं की, लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें क्या फीडबैक का अभाव पाया जाता है। ये पता लगाना असंभव होता है कि कर्मचारियों ने संदेश को सही ढंग से समझा है या नहीं। फिर गलतफहमी का भी डर रहता है, संवाद न होने के कारण कार्यस्थल पर भ्रांतियां, जब मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और उपेक्षा का एहसास हो सकता है। मतलब कर्मचारियों को अपनी राय रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। कर्मचारियों को क्या अपनी राय रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता, जिससे वे खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। अब दूसरा मॉडल देखेंगे हमारे इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल की बात करें इसे टू वे मॉडल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे दो तरफा संचार होता है, लेकिन इसमें बातचीत रियल टाइम मतलब उसी वक्त नहीं होती है। ये होता तो क्या दो तरफा संचार होता है, लेकिन बातचीत क्या रियल टाइम मतलब आमने सामने बात नहीं होती है। संदेश भेजने और उसका जवाब आने के बीच एक समय अंतराल मतलब टाइम गैप होता है कि पहले सेंडर ने संदेश भेज दिया, फिर दोबारा से उसने जवाब दिया, तो दोनों के बीच में एक समय अंतराल मतलब टाइम गैप होता है। प्रक्रिया की बात करें तो प्रेषक संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण करता है, फिर प्राप्तकर्ता उसे समझता है, सोचता है, फिर अपना फीडबैक या जवाब भेजता है, तो हमारा इंटरेक्टिव मॉडल कहलाएगा। उदाहरणों के रूप में देखें तो ईमेल का आदान प्रदान करना, स्लैक या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसे जो हमारा मैसेजिंग ऐप है उस पर चैट करना, या फिर हमारे कर्मचारी की रिपोर्ट पर मैनेजर के द्वारा किए गए कमेंट, ये सब हमारे इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर गिने जाएंगे। बात करिए सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावी होगा, प्रभावी की बात करें तो हमारे दैनिक और साप्ताहिक अपडेट्स होते हैं, जो हमारे रूटीन के कामों की जो रिपोर्टिंग भेजने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो रिमोट वर्क और अलग टाइम ज़ोन की बात करें, जब टीमें अलग-अलग देशों में या फिर अलग-अलग शिफ्टों में काम कर रही हो, तो समन्वय स्थापित करने के लिए हमारे ये सबसे ज़्यादा प्रभावी है टू वे मॉडल। तो लिखित रिकॉर्ड रखने की बात करें रिटर्न प्रूफ की, तो उन कार्य के लिए जहाँ भविष्य के संदर्भ के लिए बातचीत का लिखित प्रमाण रखना आवश्यक होता है, वहाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करें इसकी कमियों की और सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें तो इससे निर्णय में देरी होती है। संदेश और प्रतिक्रिया के बीच में समय का अंतर होता है। जब संदेश और जब प्रतिक्रिया आती है उसके बीच में क्या समय का अंतर होता है, और समय का अंतर होने के कारण तत्काल फैसले तो इंस्टेंट डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। तो लहजे या टोन की गलतफहमी की बात करें तो लिखित शब्दों में भावनाएं नहीं होती, इसलिए कई बार सादे संदेश को भी रूखा या फिर आक्रामक समझा जा सकता है, जिससे क्या सहकर्मियों में अनबन हो सकती है। तो 2 मॉडल हमने देख लिए। तीसरा मॉडल आता है ट्रांज़ैक्शनल मॉडल। क्या ट्रांज़ैक्शनल मॉडल की बात करें जो हमारे स्टिमुलेनियस भी होता है। तो ये क्या होता है, हमारे कार्यस्थल पर सबसे जीवंत, गतिशील और प्रभावी संचार मॉडल होता है हमारा ट्रांज़ैक्शनल मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें बातचीत लगातार चलती रहती है और दोनों पक्ष इसमें क्या है सक्रिय रहते हैं। प्रक्रिया की बात करें तो संचार क्या रियल टाइम मतलब उसी क्षण में होता है, और व्यक्ति क्या है एक ही समय में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका निभाता है। व्यक्ति क्या होता है एक ही समय में क्या प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका निभाता है। इसमें बोले गए शब्दों के साथ साथ क्या शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें क्या जो बोले गए शब्द होते हैं उनके साथ साथ शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव मतलब एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण की बात करें जैसे हमारे आमने-सामने की बैठकें होती है, जो हमारा फेस टू फेस मीटिंग्स होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ज़ूम या फिर मीट कॉल होते हैं, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पर टीम की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो ये सब इसके अंदर गिने जाते हैं। अब बात करें इस सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावी होगा, मतलब जटिल समस्याओं के समाधान में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, जहाँ कई लोगों के विचारों की आवश्यकता होती है और तुरंत निर्णय लेना हो। क्या जहाँ पे कई लोगों के विचारों की आवश्यकता हो और निर्णय कैसा
तुरंत लेना हो, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर संघर्ष समाधान की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन की, तो कर्मचारी के बीच में विवादों या फिर गलतफ़हमियों को आमने-सामने बैठकर तुरंत सुलझाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्लाइंट डीलिंग की बात करें, तो क्लाइंट के साथ महत्वपूर्ण जो डील फाइनल करने या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की गहन समीक्षा करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो हमने तीसरा मॉडल भी देख लिया, जिसके फायदे देखे। अब देखेंगे इसकी कमियां या फिर सीमाओं की बात करें, तो उपस्थिति अनिवार्य होती है कि इसके लिए क्या सभी जो संबंधित लोग हैं जिनसे बातचीत की जा रही है, तो इसके लिए सभी संबंधित लोगों का एक ही समय और एक ही स्थान मतलब एक ही कॉल पर उपस्थित होना जरूरी है, जो व्यस्त शेड्यूल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। समय की पाबंदी की समय की बर्बादी की संभावना होती है। यदि मीटिंग का कोई स्पष्ट एजेंडा ना हो, तो इसे ही सही संचालित न किया जाए। क्या? यदि मीटिंग का कोई स्पष्ट एजेंडा ना हो या फिर इसे सही से संचालित ना किया जाए, तो ये मॉडल क्या बहुत अधिक समय बर्बाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है 20 लोग एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें अंदर अंदर 15 तो आ गए, 5 का इंतजार बाकी लोग कर रहे हैं और बाकी 15 के 15 का समय बर्बाद हो रहा है। अब यदि तुलना देखें इन तीनों मॉडलों की, तो तीनों मॉडलों की तुलनात्मक अध्ययन करके देखें, तो क्या निकल के आता है? एक तो हमारा रेखिक मॉडल होता है, एक इंटरेक्टिव और एक ट्रांजेक्शनल। प्रकृति की बात करें तो रेखिक में क्या होता है? एक तरफा होता है संचार, इंटरेक्टिव में दोनों तरफा होता है, ट्रांजेक्शनल में रियल टाइम होता है। फीडबैक कैसे दे सकते हैं या प्रतिक्रिया देने की बात करें, तो रेखिक में प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, इंटरेक्टिव में दी जा सकती है लेकिन देरी से मतलब डिलेड, और ट्रांजेक्शनल में तुरंत मतलब इंस्टेंट प्रतिक्रिया दी जा सकती है। सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग आ सकता है? जो हमारा रेखिक है, ये हमारे आधिकारिक घोषणाओं में, आपातकालीन निर्देशों में काम आ सकता है। इंटरेक्टिव में हमारे रिपोर्टिंग, ईमेल, रिमोट टीम समन्वय, इनके अंदर हमारे इंटरेक्टिव जो संचार मॉडल ये काम आ सकता है। समस्या समाधान और मीटिंग और विवाद निपटान में ट्रांजैक्शनल जो हमारे कम्युनिकेशन मॉडल है, ये काम आता है। अब देखेंगे संचार प्रक्रिया के कौन-कौन से मूल तत्व होते हैं। संचार प्रक्रिया के मूल तत्वों की बात करें, कोर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो किसी भी सफल बातचीत के पीछे एक अदृश्य तकनीकी प्रक्रिया काम करती है। या किसी भी सफल बातचीत के पीछे क्या एक अदृश्य तकनीकी प्रक्रिया काम करती है। चलो इसको समझते हैं कौन सी प्रक्रिया है। एक होता है हमारे मूल तत्वों में प्रेषक, जो संदेश भेजता है, जिसके दिमाग में कोई विचार आता है, जैसे मैनेजर को लगता है कि प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, तो उसके दिमाग में अचानक विचार आया, मतलब प्रेषक है वो भेजने वाला है। क्यों? क्योंकि अचानक जैसे उसके दिमाग में आया कि प्रोजेक्ट लेट हो रहा है। फिर एनकोडिंग की जाती है, तो मैनेजर जो विचार आया है कि प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, उस विचारों को शब्दों में ढाला जाता है। वो सोचता है कि मैं इसे डाँट कर बोलूँ कि प्यार से ईमेल लिखूँ? क्या कि जो हमारे प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, इस बात को मैं कैसे लिखूँ? तो ये हमारी एनकोडिंग होती है, वो सोचता है कि इसको किस तरह से डिलीवर करना है। फिर आता माध्यम मतलब चैनल, संदेश भेजने का तरीका, मतलब मैनेजर ने जूम कॉल का विकल्प चुना है या फिर कोई और विकल्प चुना है हमारे माध्यम के लिए। फिर डिकोडिंग होती है, तो कर्मचारी उस कॉल पर मैनेजर को की बातों को सुनता है और उसका अर्थ निकालता है। जो भी अर्थ होता है वो हमारे जो कर्मचारी है वो निकालता है। तो डिकोडिंग किसे कहेंगे? कर्मचारी उस कॉल पर, जो हमारे जूम कॉल का उदाहरण दिया है, तो जूम कॉल पर मैनेजर की बातों को सुनता है, उसका अर्थ निकालता है। प्राप्त करता है रिसीवर की बात करें, वह कर्मचारी जो वह कर्मचारी उस संदेश को ग्रहण कर रहा है, वो हमारे क्या कहलाता है? प्राप्तकर्ता कहलाता है। फिर फीडबैक की बात करें, कर्मचारी जवाब देता है कि सर मैं इसे कल तक पूरा कर दूँगा। यह फीडबैक प्रतिक्रिया को पूरा करता है। जो फीडबैक प्रक्रिया है इसको पूरा कर देगा, हमारे फीडबैक के माध्यम से जवाब दे देगा। शोर की बात करें, तो संचार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है शोर। ये हमारे भौतिक या फिर मनोवैज्ञानिक दोनों ही हो सकता है। शोर की बात करें तो ये हमारा भौतिक भी हो सकता है, जैसे पीछे से आ रही कोई ट्रैफिक की आवाज़ है, या फिर मनोवैज्ञानिक मतलब कर्मचारी का तनाव में होना, जिससे वो क्या है बात ठीक से सुन ही नहीं पाया। तो हमारे ये शोर भी इसका एक मूल तत्व होता है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो संचार प्रक्रिया के मूल तत्वों की बात करें तो इसमें कौन-कौन होता है? प्रेषक, जो हमारे जिसकी उपज है कोई विचार, एन्कोडिंग मतलब जिसके माध्यम से मतलब जिस तरीके से वो बोलना चाहता है। माध्यम की बात करें तो भेजने का तरीका, डिकोडिंग की बात करें तो हमारे मैनेजर की बातों को जो सुनता है ना कर्मचारी उस कॉल पे, उसका क्या अर्थ निकालता है। प्राप्तकर्ता की बात करें, वह कर्मचारी जो संदेश को प्राप्त करता है। फीडबैक मतलब कर्मचारी जवाब देता है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिर शोर की बात करें, कई बार संचार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जैसे पीछे की ओर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे भौतिक या फिर कर्मचारी का तनाव में होना, या फिर जिससे वह क्या बात ठीक से न सुन पाए, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक कई प्रकार के दुश्मन हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रभावी संचार के 7 सी। कई बार परीक्षा में आ सकता है हमारे प्रभावी संचार के 7 सी या द 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बात करें इसकी, तो कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के संचार
विशेषकर हमारे ईमेल और मीटिंग, इनको 100% सफल बनाने के लिए ये नियम एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। तो बात करें, पहला सी आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। तो बात गोलमोल ना करें, बात जो भी हो सीधी-सीधी करें, बात गोलमोल ना करें। अगर आपको रिपोर्ट आज शाम को 5 बजे चाहिए, तो स्पष्ट कहें कि मुझे रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक चाहिए, न कि जल्दी-जल्दी भेज देना, जल्दी-जल्दी कर देना। ऐसे नहीं, गोलमोल बातें ना करें। साफ हो, बेसिक वैसी बात कहें कि यदि रिपोर्ट आपको 5 बजे चाहिए, तब कहना भी यही पड़ेगा कि मुझे रिपोर्ट आज शाम 5 बजे चाहिए। संक्षिप्तता मतलब कंसियसनेस की बात करें, तो समय की कीमत समझे। 50 शब्दों में कही जाने वाली बात के लिए 500 शब्द का ईमेल ना लिखें। साफ-साफ बताएं और संक्षिप्त बताएं, कम शब्दों में उसको बताने की कोशिश करें। तीसरा आता है हमारा कंक्रीटनेस मतलब ठोसपन। तो हवा-हवाई बातें ना करें। यह कहने की बजाय कि हमारी सेल्स कम हो गई है, बल्कि ये कहें कि पिछले महीनों की तुलना में सेल्स में 15% की गिरावट आई है। मतलब वो ठोसपन लाएं, अपनी बात में वजन लेके आएँ। फिर सत्यता की बात करें, करेक्टनेस की, तो आपके द्वारा दिए गए तथ्य, आंकड़े और भाषा, या आपके द्वारा दिए गए तथ्य, आंकड़े और भाषा या फिर व्याकरण एकदम सही होने चाहिए। गलत डेटा होने से पूरी टीम का नुकसान हो सकता है। यदि डेटा गलत हुआ तो पूरी की पूरी टीम का नुकसान हो सकता है। फिर पूर्णता की बात करें, कंप्लीटनेस की, तो संदेश में सब कुछ होना चाहिए। मीटिंग का इनवॉइस भेजते समय तारीख, समय, एजेंडा, जूम लिंक सब एक साथ भेज देना चाहिए, ताकि कोई दोबारा मुड़ के पूछे नहीं, उसको पूरी की पूरी सूचनाएं मिल जाए। मतलब कंप्लीटनेस होनी चाहिए। फिर शिष्टता की बात करें, कर्टेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कर्टेसी होनी चाहिए। तो सम्मानजनक लहजा अपनाया जाना चाहिए। क्या? सम्मानजनक लहजा अपनाया जाना चाहिए, जिसमें यह काम गलत किया, कि ऐसा कहना चाहिए कि तुमने ये काम गलत किया, इसकी बजाय क्या, इस काम में कुछ सुधार की गुंजाइश है, आइए मिलके इसे ठीक करते हैं। मतलब शिष्टता मतलब कर्टेसी होनी चाहिए। फिर कंसिडरेशन या विचारशीलता की बात करें, यू एटीट्यूड अपनाएं। क्या? यू एटीट्यूड अपनाएं, जिसमें क्या होता है, सामने वाले के नजरिए, मतलब उसकी शिक्षा, पद और मनस्थिति को ध्यान में रख के अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। तो 7C की बात करें, कौन कौन से 7C है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर? प्रभावी कम्युनिकेशन के अंदर पहला हमारा क्लैरिटी, स्पष्टता, कंसिस्टेंस मतलब संक्षिप्तता, कॉन्क्रीटनेस मतलब ठोसपन, करेक्टनेस मतलब सत्यता, कंप्लीटनेस मतलब पूर्णता, कर्टेसी मतलब शिष्टता और कंसिडरेशन मतलब विचारशीलता। अब बात करेंगे कार्यस्थल पर संचार, या कार्यस्थल पर संचार की बात करें, तो कार्यस्थल पर संचार नेटवर्क, कार्यस्थल पर संचार नेटवर्क की बात करें, कम्युनिकेशन नेटवर्क की, तो नेटवर्क क्या होता है उसकी बात करें, तो यह क्या होता है, उस पैटर्न या मार्ग को दिखाता है जिसके माध्यम से संगठन के भीतर सूचना का प्रवाह होता है। तो हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है या संचार नेटवर्क क्या होता है? ये हमारे क्या होता है, उस पैटर्न या मार्ग को दिखाता है, दर्शाता है, जिसके माध्यम से क्या संगठन के भीतर सूचनाओं का प्रवाह होता है, और ये तय करता है कि कौन किससे बात कर सकता है। ये क्या तय करता है कि कौन किससे बात कर सकता है और निर्णय कैसे लिए जाते हैं। कार्यस्थल पर नेटवर्क की बात करें, तो कार्यस्थल के नेटवर्क को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारे फॉर्मल होता है और एक होता है हमारे इनफॉर्मल, मतलब अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक दो भागों में बांटा जाता है कार्यस्थल के नेटवर्क को। पहला आता है हमारा औपचारिक संचार नेटवर्क। पहला क्या था हमारा औपचारिक संचार नेटवर्क की बात करें, तो ये नेटवर्क क्या है, कंपनी के पदानुक्रम मतलब हायरार्की और जो आधिकारिक नियम होते हैं उन पर सख्ती से आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे कंपनी के पदानुक्रम मतलब हायरार्की और आधिकारिक जो नियम होते हैं उन पर सख्ती से आधारित होते हैं। इसमें हमारा पहला नेटवर्क का प्रकार आता है कौन सा? चेन नेटवर्क। क्या? चेन नेटवर्क की बात करें, तो इसमें क्या होता है, संरचना, संचार की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो ऊपर से नीचे में टॉप टू बॉटम एक सीधी रेखा में प्रवाह होता है। जैसे सीईओ ने मैनेजर को कहा और मैनेजर ने किसे कहा, कर्मचारी को। तो लीनियर हो गए, वन लाइनर, मतलब चेन की तरह है। तो ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम एक ही सीधी रेखा में प्रवाह होता है। सबसे ज्यादा प्रभावी उपयोग की बात करें, तो आधिकारिक आदेशों के लिए, नीतियों और स्पष्ट निर्देशों को लागू करने के लिए इसको बेहतरीन रूप से उपयोग किया जाता है। सीमा या कमी की बात करें, तो ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। ये प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है, और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते संदेश के अर्थ में भी बदलाव आ सकता है। दूसरा मॉडल आता है, दूसरा प्रकार आता है हमारा व्हील मॉडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रीय लीडर बीच में होता है और टीम के अन्य सदस्य आपस में नहीं, बल्कि केवल लीडर से ही बात करते हैं। तो लीडर क्या होता है, बीच में होता है, सारे के सारे सदस्य क्या लीडर से ही बात करते हैं। इसका सबसे प्रभावी उपयोग की बात करें, तो तीव्र और सटीक निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छोटे प्रोजेक्ट और संकट में या क्राइसिस के समय इसका सबसे प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। मुख्य सीमाएं कमी की बात करें, तो कर्मचारी को अपनी बात आपस में साझा करने का मौका नहीं मिलता। इसमें क्या होता है, कर्मचारियों को अपनी बात आपस में साझा करने का मौका नहीं मिलता,
जिससे रचनात्मकता और मनोबल गिर सकता है। ये हमारा प्रकार है कौन सा नेटवर्क का? व्हील प्रकार। तीसरा हमारे नेटवर्क का प्रकार आता है हमारे सर्कल। सर्कल की बात करें तो एक कर्मचारी केवल अपने समान स्तर के जो या फिर ठीक बगल के दो सहकर्मियों से ही संवाद कर सकता है, जिसे हम कहते हैं सर्कल प्रकार। या सर्कल प्रकार की बात करें तो इसमें एक कर्मचारी क्या होता है केवल अपने समान स्तर के या ठीक बगल के जो दो सहकर्मी है उन्हीं से संवाद कर सकता है। जैसे सर्कल की बात करें, जैसे सर्कल होता है, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल में क्या होता है, जैसे ये कर्मचारी तो ये क्या है समान स्तर के या फिर अपने बगल के या इससे ही क्या है संवाद कर पाएगा। तो इससे बात करें इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? टीम के सदस्यों के बीच में आपसी संबंध और तालमेल मतलब बॉन्डिंग सुधारने में क्या है ये बहुत अच्छा प्रकार है। बात करें इसकी कमियों की तो सूचना का प्रभाव बहुत धीमा होता है, जिससे तत्काल या फिर आपातकालीन निर्णय लेना लगभग असंभव हो जाता है। चौथा प्रकार आता है हमारे कौन सा? ऑल चैनल। मतलब ऑल चैनल की बात करें तो टीम का हर सदस्य बिना किसी पदानुक्रम या रोक टोक के एक दूसरे से सीधे बातचीत करता है। बात करें इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं तो आधुनिक स्टार्टअप्स, जटिल समस्याओं के समाधान और टीम के ब्रेनस्टॉर्मिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। बात करें इसकी कमियों की तो सभी की राय शामिल होने के कारण निर्णय में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। ये चैनल कौन सा? ऑल चैनल। तो चार प्रकार देखे हमने नेटवर्क के, पहला चेन, दूसरा व्हील, तीसरा सर्कल और चौथा ऑल चैनल। बात करें ब्रेन स्टॉर्मिंग की, बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अब देखेंगे ये तो हमने औपचारिक नेटवर्क संचार देखा, अब देखेंगे अनौपचारिक संचार नेटवर्क की बात करें। अनौपचारिक संचार नेटवर्क की बात करें जो हमारे क्या ग्रेप वाइन कहलाता है। तो इसे व्यावसायिक भाषा में ग्रेप वाइन या अंगूर लता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई निर्धारित या सीधा मार्ग नहीं होता। यह हमारे सामाजिक संबंधों और आपसी दोस्ती पर ज्यादा आधारित होता है। और इसके कितने रूप होते हैं? इसके मुख्यतः तीन रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता हमारा सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा होता है गपशप नेटवर्क और तीसरा होता है क्लस्टर नेटवर्क। पहला होता है एकल स्ट्रैंड की बात करें तो सूचना एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक एक कड़ी के रूप में आगे बढ़ती रहती है सिंगल स्ट्रैंड में। फिर गपशप नेटवर्क की बात करें तो इसमें एक केंद्रीय व्यक्ति जिसे सब कुछ पता होता है, कोई खबर क्या है कार्यस्थल के सभी बाकी लोगों को एक साथ बता देता है, जो हमारे क्या होता है गपशप नेटवर्क होता है। फिर क्लस्टर नेटवर्क की बात करें तो एक व्यक्ति कुछ चुनिंदा मतलब भरोसेमंद लोगों को कोई बात बताता है और वे आगे अपने चुनिंदा लोगों को बताते हैं और कार्यस्थल की अधिकांश बातें इसी नेटवर्क के माध्यम से फैलती है। अब हम देखें जो हमारा औपचारिक नेटवर्क का मूल्य जो मॉडल है उसके मूल्यांकन की बात करें, अनौपचारिक नेटवर्क के मूल्यांकन की बात करें तो इसके पहलू कौन से और इसके प्रभावी प्रभाव और परिणाम क्या कह सकते हैं। सकारात्मक की बात करें तो यह हमारे औपचारिक नेटवर्क की तुलना में 10 गुना तेजी से काम करता है। ये हम देख रहे हैं जो अनौपचारिक नेटवर्क का प्रकार है, तीन प्रकार हमने देखे तो ये किस तरह से प्रभावी है। तो सकारात्मक बात करें तो ये हमारे औपचारिक नेटवर्क की तुलना में 10 गुना तेजी से काम करता है और ये कर्मचारी के मानसिक तनाव को कम करता है और प्रबंधन को जमीनी हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी में समझने में मदद करता है। कमी की बात करें तो इसके 70 से 80% जानकारी अधूरी होती है, विकृत होती है या फिर ह्यूमर मतलब अफवाह हो सकती है और इसके कारण कार्यस्थल पर गुटबाजी, राजनीति और बेवजह की गलतफहमियां पनप सकती है। अब हम देखेंगे संचार नेटवर्क की प्रभावशीलता कैसे बढ़ाई जाए, मतलब कैसे हम उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो किसी भी संगठन में संचार को 100% प्रभावी और उत्पादक बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को लागू कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी रणनीतियां हैं जिनको लागू करके हम संचार को 100% प्रभावी और उत्पादक बना सकते हैं। जैसे पहला तरीका आता है हमारे सही नेटवर्क का मिश्रण करके, मतलब बैलेंस अप्रोच करके। मतलब कोई भी एक नेटवर्क परफेक्ट नहीं होता है, क्या कोई भी एक नेटवर्क परफेक्ट नहीं होता, इसलिए पारंपरिक चेन या फिर व्हील नेटवर्क के साथ साथ ऑल चैनल का मिश्रण बनाया जाना चाहिए। क्या? ऑल चैनल मिश्रण बनाया जाना चाहिए, इसमें चेन, व्हील और ऑल चैनल तीनों का मिश्रण बनाया जाना चाहिए। साथ ही क्या अनौपचारिक नेटवर्क मतलब ग्रे पॉइंट को दबाने की बजाय उसे फीडबैक के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर बात करें आधुनिक तकनीक का एकीकरण की बात करें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो संचार को तेज करने और व्हील नेटवर्क पर लीडर की निर्भरता कम करने के लिए स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ट्रेलो, असाना जैसे जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स है इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बात करें नेतृत्व की या नेतृत्व की पारदर्शिता की, नेतृत्व की पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी इन लीडरशिप की बात करें तो अनौपचारिक नेटवर्क की अफवाहों को रोकने के लिए क्या अनौपचारिक नेटवर्क की अफवाहों को रोकने का सबसे कारगर तरीका यही है कि प्रबंधन समय समय पर कर्मचारियों को आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी खुद ही प्रदान करे। जब सच सबके सामने आता है तो अफवाहें अपने आप दम तोड़ देती है। अब हम देखेंगे कार्यस्थल पर संचार की कौन कौन सी बाधाएं होती है, मतलब बैरियर्स
टू कम्युनिकेशन, इनकी बात करें तो हमारी बाधाओं की बात करें तो पहली बाधा आती है हमारी कौन सी, संगठनात्मक बाधाएं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये बाधाएं क्या, कंपनी के सिस्टम, नियमों और उनके काम करने के जो तरीके होते हैं उनकी वजह से उत्पन्न होती है। ये बाधाएं किन की वजह से उत्पन्न होती है, ये हमारी कंपनी के सिस्टम, नियमों और उसके काम करने के जो तरीके होते हैं, वर्क कल्चर, इनकी वजह से उत्पन्न होती है। जैसे स्ट्रिक्ट हायरार्की, मतलब कठिन पदानुक्रम की बात करें, जब कंपनी में बहुत सारे स्तर होते हैं, क्या बहुत सारे लेवल या स्तर होते हैं, तो एक जूनियर कर्मचारी, जैसे हमारे इंटर्न की बात करें, सीधे सीईओ या टॉप मैनेजमेंट तक अपना शानदार आइडिया या समस्या नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि जूनियर कर्मचारी है, वो सीधे सीईओ से बात नहीं कर सकता। बीच के स्तरों में सूचना फिल्टर हो जाती है या फिर पूरी की तरह से रुक जाती है। दूसरी बाधा आती है हमारी कौन सी, सख्त नीतियां। क्या है, सख्त नीतियों की बात करें, रिजिड पॉलिसीज की, तो रेड टेप या फिर लाल फीताशाही क्या है, ये इसका प्रकार है। जब एक छोटी सी जानकारी देने के लिए भी कई अप्रूवल या फिर लंबे लंबे ईमेल की जरूरत पड़ती है तो लोग संवाद करने से बचते हैं, कहना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि सख्त नीतियां होती हैं। फिर अपर्याप्त साधन की बात करें, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि रिमोट टीम के पास प्रीमियम जू या प्रीमियम जूम अकाउंट या फिर अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे जीरा, असाना ही नहीं है, तो जानकारी हमेशा बिखरी हुई रहेगी। तो ये हमने संगठनात्मक स्तर पे, क्या संगठनात्मक स्तर पे जो कम्युनिकेशन में बाधाएं आती है उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बाधाएं कौन कौन सी होती है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। तो मनुष्य क्या भावनाओं से चलता है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता की मानसिक स्थिति संचार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्या हमारे प्रेषक और प्राप्तकर्ता की मानसिक स्थिति क्या है, संचार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे हमारे अविश्वास, ट्रस्ट ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट की बात करें, यदि बॉस और कर्मचारी के बीच पहले से ही खटास है तो बॉस का एक सामान्य से फीडबैक भी कर्मचारी को व्यक्तिगत हमला, मतलब पर्सनल अटैक लग सकता है। इस समय से पहले मूल्यांकन की बात करें, प्रीमेच्योर इवोल्यूशन की, तो अक्सर लोग सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही, या अक्सर लोग क्या सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने दिमाग में उसका जवाब तैयार कर लेते हैं, या फिर धारणा बना लेते हैं कि यह तो हमेशा बहाने ही बनाता है जबकि वो सच ही कह रहा हो। फिर बात करें खराब श्रवण माहौल की, कौशल की बात करें, खराब श्रवण कौशल की बात करें, पुअर लिसनिंग की, तो सुनना और ध्यान से सुनना अलग अलग बातें होती है, कि एक तो मैंने सुन लिया और एक ध्यान से सुना, दोनों में अलग अलग बात होती है। तो मीटिंग में बैठे हुए फोन चलाना और केवल हाँ में सिर हिलाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है, कि मीटिंग है, मीटिंग में फोन चला रहे हो और उनसे पूछा जाए तो उन्हें कहेंगे हाँ हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबकि उन्होंने सुना ही नहीं, जबकि सुना होगा लेकिन उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। फिर अत्यधिक तनाव की बात करें, स्ट्रेस और बर्नआउट की, तो काम के दबाव में, क्या काम के भारी दबाव में इंसान का दिमाग नई जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे वह के महत्वपूर्ण निर्देश भी भूल सकता है। अब हम देखें जो हमारे सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर की बात करें, क्या सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर की बात करें, भाषा और अर्थ संबंधी बाधाओं की, तो संदेश का अर्थ उसी रूप में न पहुंचना जिस रूप में वह भेजा गया था, क्या संदेश का अर्थ क्या, उसी रूप में न पहुंचना जिस रूप में वह भेजा गया था। फिर बात करें तकनीकी शब्दावली की, जिसमें जार्गोन्स आते हैं, कि मान लीजिए आईटी विभाग का कोई व्यक्ति है, कि मान लीजिए आईटी विभाग का कोई व्यक्ति है और एचआर विभाग को सॉफ्टवेयर की समस्या बताए, बहुत ज्यादा कोडिंग की भाषा का इस्तेमाल करे, क्या बताने के लिए क्या है, वो बहुत ज्यादा कोडिंग की भाषा का इस्तेमाल करे, और एचआर को बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शब्दावली कैसी है, जार्गोन से मतलब तकनीकी शब्दावली है। फिर अस्पष्टता की बात करें, एम्बिग्यूटी की, तुम्हारे मैनेजर का ये कहना है कि इसे जल्दी खत्म करो, बहुत अस्पष्ट होता है, क्या मैनेजर हर बात के लिए कहे इसे जल्दी खत्म करो, जल्दी का मतलब 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, जल्दी का मतलब बताना पड़ेगा कि कब तक इसे कंप्लीट करना है, तो अस्पष्टता नहीं चलेगी। तो भाषाई और सांस्कृतिक अंतर की बात करें, कल्चरल डिफरेंस की बात करें, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हमारे एमएनसीज है उनमें अलग अलग देशों के लोग काम करते हैं, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में क्या अलग अलग देशों के लोग काम करते हैं, शब्दों के अर्थ और लहजे अलग अलग होने से कई बार क्या गलतफहमियां उत्पन्न होती है, क्या शब्दों के अर्थ और लहजे क्या अलग अलग होने से क्या कई बार गलतफहमियां जन्म देती है। फिर आता है मेरे भौतिक और पर्यावरणीय बाधाएं, या भौतिक और पर्यावरणीय बाधाओं की बात करें, फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर्स की, तो यह क्या हमारे आसपास के भौतिक पर्यावरण से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष रुकावटें होती है। बात करें कौन कौन सी रुकावटें हैं, एक तो हमारी भौतिक दूरी और टाइम जोन, क्या भौतिक दूरी और टाइम जोन की बात करें, तो जब भारत की टीम दिन में काम कर रही होती है तो अमेरिका की टीम रात में, की टीम क्या है रात में सो रही होती है, तो तुरंत जवाब पाना असंभव होता है, क्योंकि सेम टाइम पे भारत में दिन हो रहा है तो उसी टाइम पे क्या अमेरिका में रात हो सकती है। तो भारत की टीम से तो
सवाल पूछा गया, लेकिन वो जरूरी नहीं अमेरिका की टीम से वो जवाब आए, क्योंकि वो सो रहे हो सकते हैं, क्योंकि भौतिक दूरी और टाइम जोन इसका अंतर पैदा कर सकता है। फिर तकनीकी और भौतिक शोर की बात करें, नॉइस की, तो ओपन ऑफिस सेटअप में क्या आसपास के लोगों के बात करने की आवाज, वीडियो कॉल के दौरान क्या खराब नेटवर्क मतलब इंटरनेट वाईफाई के कारण आवाज का कटना सूचनाओं के प्रभाव को तोड़ देता है। तो ये हमारी है भौतिक और पर्यावरणीय बाधाएं। एक आती है हमारी व्यक्तिगत बाधाएं, जो पर्सनल बैरियर्स की बात करें, तो ये किसी एक विशेष व्यक्ति के क्या ये किसी व्यक्ति विशेष के अपने स्वभाव, डर या मानसिकता पर निर्भर करता है। ये क्या हमारे किसी व्यक्ति विशेष के अपने स्वभाव, डर या फिर मानसिकता पर निर्भर करता है। जैसे हमारे फीडबैक या परिणाम का डर, फियर ऑफ रिप्रिकेशन, मतलब एक जूनियर कर्मचारी अपने सीनियर की गलती बताने से डरता है। जूनियर कर्मचारी है, यदि सीनियर ने गलती की है तो सीनियर की गलती बताने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उससे उसका अप्रेजल खराब हो जाएगा और उसकी नौकरी भी जा सकती है। और फिर अहंकार और श्रेष्ठता की भावना की बात करें, ईगो और सुपरियोरिटी की कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो मैं 10 साल में इस इंडस्ट्री में हूँ, क्या मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मत सिखाओ। कई बार क्या ईगो की भावना आ जाती है या फिर श्रेष्ठता की भावना आ जाती है, और हमारे सीनियर जूनियर को क्या कहता है कि मैं 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मुझे मत सिखाओ। ये मानसिकता नए और जो रचनात्मक विचार है इसके दरवाजे पूरी तरह से बंद कर देती है, सामने वाला कुछ बताता ही नहीं है। फिर बात करें इन बाधाओं को दूर करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती है, उनकी बात करें, तो संगठन को इन रुकावटों से बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। पहला कदम आता हमारा सक्रिय श्रवण, मतलब एक्टिव लिसनिंग को बढ़ावा देना चाहिए। कर्मचारी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे बात काटने की बजाय सामने वाले की सुने, समझे और फिर अपनी बात रखे। इस सरल और स्पष्ट संचार की बात करें, किस रूल, KISS रूल की बात करें, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, क्या हर चीज को शॉर्ट और सिंपल रखना चाहिए। ईमेल या मीटिंग से बिना वजह के भारी भरकम तकनीकी शब्द मतलब जार्गोन से बचना चाहिए। सटीक डेटा और डेडलाइन, जो हमारी डेट और टाइम है, इनके साथ बात की जानी चाहिए, साफ साफ बताया जाना चाहिए कि हमें कब और कब कहाँ और कितना काम कब तक करना है, तो इसकी क्या है डेडलाइन होनी चाहिए। फिर फीडबैक लूप में स्थापित करने की बात करें, फीडबैक लूप की, तो निर्देश देने के बाद ये जरूर पूछे, क्या आपको यह काम पूरी तरह से स्पष्ट है, जो मैंने आपको बताया है वो आपके समझ में आ गया, या फिर आपकी इस पे क्या राय है। यह गलतफहमी को उसी वक्त खत्म कर देगा जब वो ऐसा पूछ लेगा। फिर ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। तो ऐसा पारदर्शी और सुरक्षित माहौल बनाना जहां एक जूनियर लेवल का कर्मचारी बिना डरे अपनी बात या फिर नया आइडिया मैनेजर या लीडरशिप तक पहुंचा सके। तो हमारे ये ऐसे कुछ तरीके जिनसे इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करें संचार की विकृतियों की, डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन की बात करें, तो कार्यस्थल पर संचार की विकृतियां वे स्थितियां होती हैं जहां संदेश अपने मूल से बदल जाता है। संदेश कहा तो कुछ और गया था और लास्ट तक वो कुछ और ही आया है। जब कोई जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसमें अनजाने में या फिर जानबूझकर ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिससे संदेश का वास्तविक अर्थ, उद्देश्य या फिर गंभीरता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और यह क्या हमारे बाधाओं से एक कदम आगे की स्थिति होती है। बाधाएं तो हमने देख ली, और उसके आगे क्या होता है, विकृतियां। बाधाएं संदेश को रोकती है, जबकि विकृतियां क्या संदेश को ही बदल देती है, संदेश का अर्थ ही बदल देती है। अब हम बात करें संचार की जो बाधाएं और विकृति है उन दोनों में क्या अंतर है। संचार में बाधा और विकृति दोनों में क्या अंतर है, बात करें। बाधा किसे कहेंगे, बैरियर, तो इस संदेश को आगे बढ़ने से रोकती है। ये क्या करती है, संदेश को आगे बढ़ने से रोकती है, जैसे खराब इंटरनेट की वजह से आवाज न आना। विकृति की बात करें, डिस्टॉर्शन की, तो संदेश को रोकती नहीं है बल्कि उसे बदल देती है। संदेश पहुंचता तो है लेकिन उसका मूल अर्थ, उद्देश्य पूरी तरह से नष्ट या फिर परिवर्तित हो जाता है। अब हम देखेंगे कार्यस्थल पर संचार की 5 प्रमुख विकृतियां कौन कौन सी हैं, उनकी बात करें, कौन कौन सी विकृतियां हैं संचार की। तो इन विकृतियों के कारण अक्सर संगठनों में गलतफहमियां पनपती है और उत्पादकता में गिरावट आती है। चलो इनको समझते हैं। पहली विकृति आती है हमारी कौन सी, छनन या फिल्टरिंग। ये सूचना को मैनिपुलेट करने की प्रक्रिया होती है। ये क्या करती है, सूचना को मैनिपुलेट करने की प्रक्रिया होती है। कर्मचारी अक्सर क्या नकारात्मक जानकारी को छुपा लेते हैं ताकि बॉस नाराज ना हो। क्या, जो नकारात्मक जानकारी होती है जो हमारे कर्मचारी उसको छुपा लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, छनन या फिल्टरिंग कहते हैं। प्रक्रिया की बात करते हैं, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता, लेकिन वह मीटिंग में अपनी गलतियों को छुपाकर केवल ये बताता है कि मार्केट में मंदी है, बल्कि ये नहीं बता रहा कि मुझसे ये काम हो ही नहीं पा रहा। फिर संगठनात्मक प्रभाव की बात करें तो शीर्ष प्रबंधन मतलब टॉप मैनेजमेंट वास्तविकता से बेखबर रहता है। क्या, टॉप मैनेजमेंट वास्तविकता से
बेखबर रहता है, जिसके कारण वे गलत राजनीतिक निर्णय ले लेते हैं। इससे ये हमारे क्या है संगठनात्मक प्रभाव होते हैं। की बात करें क्या होता है इसका, तो शीर्ष प्रबंधन जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है, इसको वास्तविकता का पता ही नहीं चल पाता कि गलती किसकी है, जिसके कारण वे गलत राजनीतिक निर्णय ले सकते हैं, राजनीतिक नहीं है रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। फिर बात करें चयनात्मक बोध की, चयनात्मक बोध की बात करें, सेलेक्टिव परसेप्शन की बात करें, तो हमारे मानव मनोविज्ञान से जुड़ी हुई विकृति होती है। ये क्या है, हमारे मानव मनोविज्ञान से जुड़ी हुई विकृति होती है। इसमें हमारे इंसान वही सुनता है या फिर समझता है जो वो सुनना चाहता है। बात करें इसकी प्रक्रिया क्या है, कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही तनाव में होता है, जब कोई व्यक्ति पहले से ही तनाव में होता है, तो वह किसी भी सामान्य फीडबैक को अपनी बुराई समझ लेता है। उदाहरण के लिए देखिए तो 10 अच्छी बातों को नजरअंदाज करके केवल एक नकारात्मक बात को पकड़ लेना, मतलब 10 बातें अच्छी-अच्छी की और एक कमी निकाल दी, तो सारे दिन केवल उस कमी को लेके ही बातचीत करते रहना हमारे चयनात्मक बोध होता है। संगठन पर इसका पड़ने वाला प्रभाव की बात करें तो टीम के सदस्यों के बीच बेवजह का तनाव होता है, असुरक्षा की भावना और मतभेद पैदा होते हैं। इससे क्या होता है, हमारे टीम के सदस्यों के बीच में बेवजह का तनाव आता है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है और मतभेद पैदा होते हैं। फिर बात करें मैं सूचना के अति प्रवाह, या सूचना के अति प्रवाह की बात करें तो आधुनिक कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी समस्या होती है। मानव मस्तिष्क की भी एक सीमा होती है, जब उसे उस सीमा से अधिक डेटा दे दिया जाता है तो उसका दिमाग क्या प्रोसेस करना बंद कर देता है। कि जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं हम, तो पढ़ने बैठते तो एक सीमा होती है, उसके बाद हमें समझ में आना बंद हो जाता है। इसे हम कहते हैं सूचना का अति प्रवाह। प्रक्रिया की बात करें तो एक कर्मचारी को लगातार ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और या फिर और हमारे बैक टू बैक मीटिंग्स में उलझाए रखना, ये हमारे क्या है सूचना का अति प्रवाह कहलाता है। संगठनात्मक प्रभाव की बात करें तो थकावट मतलब बर्नआउट के कारण कर्मचारी महत्वपूर्ण और जो अर्जेंट निर्देश है उनको भी भूल जाते हैं, जिससे क्या काम की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है, जिससे हमारे क्या है काम की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। ये कहलाता है हमारा सूचना का अति प्रवाह। अब हम देखें भाषा और अर्थ संबंधी विकृति, क्या भाषा और अर्थ संबंधी विकृति की बात करें सेमेंटिक डिस्टोर्शन की, तो ये विकृति शब्दों के दोहरे अर्थ या फिर अस्पष्टता की वजह से होती है। कई शब्द के क्या है दो दो मतलब निकलते हैं। प्रक्रिया की बात करें तो जैसे मैनेजर कहता है कि मुझे ये काम जल्दी से जल्द चाहिए, तो यह जल्दी से जल्द जो एज सुन एज पॉसिबल है, इसकी कोई निश्चित सीमा परिभाषित नहीं होती है। मैनेजर के लिए इसका मतलब आज हो सकता है, जबकि कर्मचारी के लिए इसका मतलब एक हफ्ते के अंत तक भी हो सकता है। तो इसमें साफ साफ क्लैरिटी होनी चाहिए। संगठनात्मक प्रभाव की बात करें तो समय सीमा टूटती है, इससे प्रोजेक्ट में देरी होती है और अंततः क्या क्लाइंट का भरोसा टूट जाता है। तो ग्रेपवाइन और अफवाहों की बात करें कि ग्रेपवाइन और अफवाहों की बात करें तो जब कंपनी का आधिकारिक संचार तंत्र कमजोर होता है, तो हमारे अनौपचारिक जो नेटवर्क होते हैं गपशप ये ज्यादा हावी हो जाती है। या आधिकारिक जो संचार तंत्र कमजोर होता है तो इससे क्या होता है अनौपचारिक नेटवर्क या फिर गपशप हावी हो जाती है। प्रक्रिया की बात करें तो आधी अधूरी जानकारी को नमक मिर्ची लगाकर पेश करना, क्या आधी अधूरी जानकारी को नमक मिर्ची लगाकर पेश करना। यदि बॉस ने 2 दिन मीटिंग की तो ऑफिस में अफवाहें फैल जाती है, क्या यदि बॉस ने 2 दिन मीटिंग की तो ऑफिस में अफवाह फैल जाती है कि कंपनी बिकने वाली है। तो इस तरह की अफवाहें ये ग्रेप वाइन की बात कर रहे हैं, ये क्या करती है बाधाएं उत्पन्न करती है। फिर बात करें संगठनात्मक प्रभाव की, संगठन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो कार्यस्थल का माहौल नकारात्मक हो जाता है, कर्मचारी डरे रहते हैं और काम से उनका ध्यान क्या पूरी तरह से भटक जाता है। उन्हें लगता है कि कंपनी तो अब बिकने वाली है, काम करने से क्या फायदा है। अब हम देखेंगे संचार की जो विकृतियां हैं उनको रोकने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक उपाय किए जा सकते हैं। तो एक बेहतरीन कार्य संस्कृति बनाने के लिए प्रबंधन को 4 रणनीतियां अपनानी चाहिए। कौन कौन सी 4 रणनीतियां हैं जिनको अपनाने से एक बेहतरीन कार्य संस्कृति बन सकती है। पहला लिखित पुष्टि मतलब रिटर्न कंफर्मेशन, तो मौखिक निर्देशों में विकृति की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए किसी भी मीटिंग या फोन कॉल के तुरंत बाद उसमें तय किए गए जो बिंदु होते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग है और समय सीमाओं को जो भी समय सीमा है उनको ईमेल पर लिख के सभी के साथ साझा कर लिया जाना चाहिए, जिससे क्या लिखित पुष्टि हो जाए। फिर खुले दरवाजे की नीति अपनाई जानी चाहिए, मतलब ओपन डोर पॉलिसी की अपनाई जानी चाहिए। तो मैनेजमेंट को ऐसे सुरक्षित और पारदर्शी माहौल बनाना चाहिए जहां एक इंटर्न भी बिना किसी डर के अपनी गलतियां या फिर बुरी खबर बॉस को बता सके। इससे क्या फिल्टरिंग की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर नीचे वाला जब तक नीचे वाले की जो समस्या है या बात है ऊपर तक पहुंचेगी तब तक वो फिल्टर हो जाती है। तो इसको रोकना चाहिए। और ये कैसे रुकता है, खुले दरवाजे की नीति से। फिर फीडबैक लूप की बात करें, जो हमारा फीडबैक लूप या पैराहेरा पैराफ्रेजिंग की बात करें, तो निर्देश देने के बाद हमेशा प्राप्तकर्ता से पूछा जाना चाहिए कि क्या आप इसे अपने शब्दों में दोहरा सकते हैं, कि हमें पता चले कि आप समझ में क्या है। कि मैंने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आप दोबारा बताओ कि आपके समझ में क्या है।
या फिर आपके द्वारा हमारा कदम क्या होना चाहिए, कि आपके अनुसार क्या हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। इस तरह की बातें पूछनी चाहिए फीडबैक लूप में, कि हमने अपनी बात कह दी फिर दोबारा वही बात सामने वाले से पूछनी चाहिए। तो ये चयनात्मक बोध और अर्थ संबंधी जो विकृति है उसको तुरंत पकड़ने के लिए सबसे अच्छा टूल होता है, कि जिससे समझ में आता है कि सामने वाला वही समझ रहा है या अलग समझ रहा है। फिर माध्यम का सही चयन की बात करें, राइट मीडियम सिलेक्शन की, जब कोई जटिल, संवेदनशील या फिर भावनात्मक मुद्दा हो, जैसे किसी का अप्रेजल खराब हो, क्या किसी का अप्रेजल खराब होना, तो उसे ईमेल या मैसेज पर ना बताएं, हमेशा आमने सामने फेस टू फेस बात करनी चाहिए, जिससे सूचना के अतिप्रवाह से बचा जा सकता है और संदेश का सही भाव स्पष्ट होता है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने कार्यस्थल पर संचार के सभी पहलुओं को विस्तार से देखने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।